नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। दरअसल केजरीवाल ने आग्रह किया है कि 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है और यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर कंक्रीट लिस्ट के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा। केंद्र एलजी के माध्यम से सरकार चलाएगी, वही दिल्ली के बाद अन्य राज्यों से जनतंत्र खत्म किया जाएगा और दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। तो सीएम केजरीवाल लगातार अध्यादेश को लेकर विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और वो उनसे समर्थन मांग रहे हैं कि अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए और दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर कंकरेंट लिस्ट के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी और वही अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा। केंद्र एलजी के माध्यम से सरकार चलाएगी और दिल्ली के बाद अन्य राज्यों से जनतंत्र खत्म किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। तो अध्यादेश को लेकर लगातार सीएम केजरीवाल विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे वो आग्रह कर रहे हैं कि ताकि वो समर्थन दे कि अध्यादेश को संसद में पास ना किया जाए। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी और केजरीवाल ने आग्रह किया है कि 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए भी ऐसा ही अध्यादेश लाकर कंकरेंट लिस्ट के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा और केंद्र एलजी के माध्यम से सरकार चलाएगी। साथ ही साथ दिल्ली के बाद अन्य राज्यों में भी जनतंत्र खत्म किया जाएगा। उन्होंने यह आरोप लगाया है बीजेपी पर। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्यों की सरकारें चलाएंगे। तो सीएम केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर उन्होंने अध्यादेश को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांगा है। दरअसल केजरीवाल ने आग्रह किया है कि 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए और दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए ऐसा ही अध्यादेश लाकर कंकरेंट लिस्ट के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा। केंद्र एलजी के माध्यम से सरकार चलाएगी। साथ ही साथ दिल्ली के बाद अन्य राज्यों से जनतंत्र खत्म किया जाएगा और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वो दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। तो बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने आग्रह किया है कि 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है और यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए भी ऐसा अध्यादेश तैयार करेगी।
तो वहीं पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने एक बार फिर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के दावों पर जवाब दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश ट्वीट किया है और साथ ही कैप्शन में तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि झूठा है, झूठ बात ये बोलेंगे आईना, आओ हमारे सामने हम सच बताएंगे। मैं किसी पर तंज कसने में विश्वास नहीं रखती, मुझे गुरूर है कि खुद पर कि मैं झूठ के दाव नहीं चलती। बताते चले कि साक्षी और उनके पति ने 17 जून को ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नववर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की इजाजत बीजेपी के ही 2 नेताओं ने ली थी। उन्होंने वीडियो में कहा कि बीजेपी नेता तीरथ राणा और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने जंतर मंतर पर थाने से प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी और इस पर बबीता ने कहा था कि देश की जनता समझ चुकी है कि वह कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। समय आ गया है कि वो अपनी वास्तविक मंशा बता दे क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है। उधर साक्षी मलिक ने अपने वीडियो को अलग दिन फिर से शेयर करते हुए लिखा कि वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हास्य बोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाए। पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने वीडियो में कहा, पिछले कई दिनों से समाज में से हमारे खिलाफ एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है और सबसे पहले जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो हमारा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हमें आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले हम जनवरी में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में आए हुए थे और उस प्रोटेस्ट की परमिशन बीजेपी के ही 2 नेताओं ने ली थी। हमारे पास उसका प्रूफ भी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेता तीरथ राणा और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने जंतर मंतर थाने से प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी, उसका प्रूफ भी हमने आपको दिखाया। ये कैसे हो सकता है कि आंदोलन कांग्रेस ने करवाया। तो रेसलर्स में विवाद हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि अब साक्षी और बबीता फोगाट पे ये जंग छिड़ गई है। दरअसल राजनीति करनी है तो खुलकर आइए। उन्होंने दरअसल बबीता फोगाट ने ये लिखा है, आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि जनता सवाल पूछ रही है कि उधर साक्षी मलिक ने भी अपने वीडियो को अगले दिन फिर से शेयर करते हुए लिखा कि वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हास्य बोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाए। पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने वीडियो में कहा कि पिछले कई दिनों से समाज में हमारे खिलाफ एक अलग से नैरेटिव बनाया जा रहा है और सबसे पहले जो आरोप हमारे ऊपर लगा था कि हमारा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हमें आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले हम जनवरी में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में आए हुए थे। उस प्रोटेस्ट की परमिशन बीजेपी के ही 2 नेताओं ने ली थी और हमारे पास इसका प्रूफ भी है। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर योग करने के लिए भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ शामिल हुए और योग किया। रक्षा मंत्री के साथ भारतीय नौसेना के अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों सहित सैनिकों ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार इस कार्यक्रम के दौरान नौसेना कल्याण और कल्याण संघ के अध्यक्ष कला हरि कुमार, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने भी रक्षा मंत्री के साथ योग अभ्यास में भाग लिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अग्निवीर सहित सशस्त्र बल के जवान एकता और कल्याण की
भावना को अपनाते हुए इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। योग सत्र के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री सभा को संबोधित करेंगे और योग प्रशिक्षकों को सम्मानित करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया कि इस अवसर पर भारतीय नौसेना की आउटरीच गतिविधियों पर एक विशेष वीडियो स्ट्रीम करेगी और जिसमें ओशन रिंग ऑफ योगा विषय पर जोर दिया जाएगा, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना की इकाइयां इस संदेश को फैलाने के लिए मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के अलग अलग बंदरगाहों का दौरा करेंगी। वहीं वसुदेव कुटुंबक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 23 का विषय भी है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं बढ़ती हिंसा से मणिपुर में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन यहां हिंसा देखने को मिल रही है। वहीं बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता के घर को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया है। इस बीच आज मंगलवार को हिंसा को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले को वापस ले लिया है और इसके अलावा इंटरनेट बैन की तारीख भी 25 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए स्कूल खोलने के फैसले को रद्द कर दिया है। और इससे पहले राज्य सरकार ने हिंसा की खबरें न आने की वजह से 21 जून से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इसको लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी और सरकार ने अधिसूचना में कहा गया था कि कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों के लिए सामान्य कक्षाएं 21 जून से फिर से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि पहले 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे और इसके बाद स्थिति को भांपते हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कॉलेज स्तर की कक्षाएं बाद में शुरू की जाएंगी। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आरबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ज्योति। आरबी जी, जिस तरीके से देखा जाए कि मणिपुर की जो हिंसा है वो लगातार अब 1.5 महीने इसका समय इतना हो गया है और फिर भी ये थमने का नाम नहीं ले रही है। तो जिस तरीके से आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इस फील्ड में हर एक खबरों को बहुत बारीकी से आपने देखा होगा, तो ये जो स्थिति वहां पे पैदा हुई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है जी। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय होता है और मणिपुर में एक लंबा समय हो गया। गृह मंत्री भी वहां पर रुके और उन्होंने भी सारी मीटिंग वगैरह की, लेकिन हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही। बॉर्डर स्टेट है, वहां और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि शासन और प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है जी। आए दिन आगजनी, हत्याएं और सामूहिक हो रहा है। गांव के गांव में आग लगा दी जाती है जी। और ये जो असंतोष है कोई एक दिन में नहीं पनपा, एक लंबे समय से आप देखेंगे ये गतिरोध बना हुआ था जी। और जब कोई उसका समाधान नहीं निकला, लिंगर ऑन करते रहे, उसके बाद फिर ये हिंसक रूप इसने अख्तियार कर लिया जी। आरबी जी, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी गए हुए थे, वहां पर वो ठहरे भी थे और सारी स्थितियों का उन्होंने जायजा भी लिया था, लेकिन फिर भी वहां पर अभी भी इस चीज को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वहां पे कुछ दिन पहले की बात करें कि कोई कांग्रेस विधायक का भी वहां पे घर जला दिया गया था और अभी खबरें ये भी आ रही है कि वहां पे बीजेपी विधायक का भी जो घर था उसे भी जला दिया गया था। देखिए, कांग्रेस विधायक, बीजेपी विधायक, एक रिटायर्ड वहां पर आईएएस या आईपीएस से उनका भी फैक्ट्री वगैरह जला दिया गया। तो वहां पोजीशन बहुत खराब है जी। और ये एक लंबे समय से जो गतिरोध चला आ रहा है, उस गतिरोध को कहीं ना कहीं समाप्त करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और मेरे ख्याल से अमित शाह जी गए, उन्होंने दोनों पक्षों से बात भी की है, लेकिन कोई समाधान उसका निकला नहीं। कुछ तो उसमें भी आरक्षण का मामला है
आरक्षण का मामला कोर्ट डिसाइड करता है। भी सरकारें अगर आरक्षण पर कोई 50% की लिमिट है, उससे ऊपर कोई भी सरकार अगर दे रही है तो कोर्ट में आके खारिज हो जाता है। और फिर ऐसा ना हो कि भी एक वर्ग को शांत करने के लिए कहीं दूसरा वर्ग नाराज हो जाए। ऐसे में शासन प्रशासन को बहुत फूक फूक कर कदम रखना होता है। अब हिंसा का ये हो गया है कि भी पुलिस के भी हथियार छीने जा रहे हैं, सेना से हथियार छीने जा रहे हैं जी। आपने देखा हो जो अमित शाह गए तो उन्होंने ये अपील की थी कि भी जो भी हथियार छीने गए हैं तो उसमें से कुछ वापस भी आए जी। तो बड़ी चिंता का विषय है और सख्ती से वहां पर पेश आना होगा। शासन प्रशासन को सुरक्षा बलों की संख्या और ज्यादा बढ़ानी होगी और उनको कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो सारे जो हिंसाएं हो रही हैं वहां पर कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पे भी प्रभावित हो रही है। देखिए, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, विकास प्रभावित होता है, सारी चीजें प्रभावित होती है जी। जब भी कहीं हिंसा होती है तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, पूरा जो लाइफ लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है जी। हिंसा हो रही है, मान लो कोई बीमार है, अस्पताल जाना है, नहीं जा पाएगा तो फिर वहां अब क्या हो रहा है, सामूहिक हो रहा है कि एक वर्ग या एक समुदाय दूसरे समुदाय के गांव पर पूरा घेर लेते हैं और गांव में आग लगा देते हैं जी। पूरे गांव के गांव में आग लगाई जा रही। तो सामूहिक हत्याकांड जो हो रहा है ना वो और ज्यादा चिंतित करता है जी। और विपक्ष बार बार प्रश्न खड़े कर रहा है जी। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को जो एक सख्ती दिखानी चाहिए, वहाँ अमित शाह जी के जाने के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि भी वो कुछ वहाँ एक कंक्रीट सॉल्यूशन निकाल के आएंगे जी। लेकिन वो सॉल्यूशन निकल नहीं पाया बिल्कुल, और उसी का परिणाम है कि हिंसा की पुनरावृत्ति हो रही जी। शासन और प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और सेना हो और पुलिस को उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा पैरामिलिट्री को जी। आरबी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा और वहीं पर आपको बताते चले कि बढ़ती हिंसा से मणिपुर में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आए दिन यहां हिंसा देखने को भी मिल रही है। वहीं बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता के घर को आग के हवाले कर दिया और ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया है। इस बीच आपको बता दें कि इंटरनेट पे भी वहां पे 25 जून तक बैन लगा दिया गया है और साथ ही साथ बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिया गया है। वहीं ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। बहनागा बाजार स्टेशन पर 2 जून को 3 ट्रेनें भिड़ी थी और इस हादसे में अब तक 292 लोगों की जान जा चुकी है। अब भी कई अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई को इस हादसे के पीछे इंसानी साजिश का अंदेशा है। सामने आया कि दुर्घटना सिग्नल सिस्टम से छेड़छाड़ के कारण हुई है। इसे लेकर सीबीआई की टीम ने रेलवे सिग्नल यूनिट के एक जूनियर इंजीनियर से पूछताछ की है। वहीं सूत्रों का कहना है कि सोरो और बहनागा बाजार में सिंगिंग का काम करने वाला जूनियर इंजीनियर जांच के दायरे में आ गया है और उसके घर को भी सील कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये कार्रवाई प्रोटोकॉल में उल्लंघन मिलने के बाद की गई है। सीबीआई ने दुर्घटना के कारण के रूप में सिग्नल में मानवीय हस्तक्षेप पाया है और अब सीबीआई आगे की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई जांच और समांतर रेलवे सुरक्षा आयुक्त जांच से परिचित रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि ब्रेकडाउन की मरम्मत के दौरान इंटरलॉकिंग सिग्नल के लिए डिजिटल सर्किट को मैन्युअल रूप से बाईपास किया गया था। आदिपुरुष फिल्म पर इन दिनों जमकर बवाल चल रहा है। फिल्म में दिखाए गए संवाद को लेकर आपको बताते चले कि देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और फिल्म में शुरुआती दिनों में देश भर में भले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हो, लेकिन अब इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। फिल्म में आपको बताते चले कि आदिपुरुष फिल्म का देश भर में विरोध हो रहा है और फिल्म निर्माताओं पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है और वहीं संत समाज भी खुलकर फिल्म के विरोध में आ गया है और बैन लगाने की मांग कर रहा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी फिल्म का विरोध कर रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।